लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहनी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ताजे समाचार पीसी सांचौरी से सुनिए, जो आपके ईएनए का हिस्सा है, एग्जाम न्यूज एनालिसिस का हिस्सा है। कल शाम तक की वो सुर्खियां जो अखबारों के पृष्ठों पर छाई और हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अखबारों के पृष्ठों पर शोभा बढ़ाने वाली वो न्यूज जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारे आगे जितने भी भविष्य में एग्जाम होंगे वो उनका हिस्सा कैसे बनती है, उसका विश्लेषण अपन करेंगे। और वो स्टैटिक जीके का किस प्रकार का भाग बनती है। हम आरपीएससी के जो पेपर बेल्ट कमेटी है उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है और उनमें जो पेपर सेटर जो कमेटी है उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो करंट जीके के बेस से किस प्रकार स्टैटिक जीके है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम यूपीएससी के उन क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, अखबार की उन न्यूज का विश्लेषण करेंगे जो आने वाले दिनों में हमारे एग्जाम का हिस्सा बनेगी। तो आइए पहले ईएनए के जो अखबार की सुर्खियां बटोरने वाले जो समाचार है उनको हम रीडिंग करते हैं। मुख्यमंत्री अंकल प्रदेश के बच्चों को उसके दुलार भरे आदेश का इंतजार, विलुप्ति के दहलीज पर खड़े गोडाउन का सूबे में बढ़ रहा है कुनबा। भारत इंग्लैंड के पास आखिरी मौका, जीते तो फाइनल नहीं तो घर वापसी। 1962 के बाद से कोई गत चैंपियन टीम नहीं कर पाई खिताब का बचाव। फीफा विश्व कप 2022 की खबर है। विकास की राह देखते चाचा कोटा के टापू, माई नदी के टापू की उल्लेख किया गया है। फ्रांस के वायुसेना प्रमुख ने पहली बार उड़ाया हमारा सुकोई। भारत बाघों की तस्करी का गढ़, भारत प्रथम स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर। बाघों की न्यूज को लेकर के सुर्खियां बटोरी है। कपिल सरोवर में आस्था की लगाई डुबकी। कपिल सरोवर जो मेला मगरिया से संबंधित न्यूज है वो हमारे अखबार की सुर्खियां बटोरी है। तो आइए पहले हमारी जो पहली एग्जाम न्यूज एनालिसिस है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, उस मॉर्निंग सेशन में हम पहली न्यूज का विश्लेषण करते हैं। और उसमें पहली न्यूज है कि मुख्यमंत्री अंकल प्रदेश के बच्चों को आपके दुलार भरे आदेश का इंतजार। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार करंट जीके का ये हिस्सा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अंकल प्रदेश के बच्चों को आपके दुलार भरे आदेश का इंतजार, ये मिड डे मील से संबंधित योजनाएं जो राजस्थान सरकार ने बजट के अंदर 2022-23 में एक बालकों के पोषण के लिए, बालकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 69 लाख बच्चों की है। इस प्रकार राजस्थान में 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि 69 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को, जो 69 लाख सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लगा करके 8 तक के टोटल बच्चे हैं, उन बच्चों को मिड डे मील के तहत दूध की सप्लाई की जाएगी। जो अन्नपूर्णा योजना है, दूध अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी वसुंधरा राज्य सरकार ने, उसी का एक दूसरा रूप बदल करके आया है जिसका नाम दिया है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये जो बजट घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 69 लाख सरकारी विद्यालय के बच्चों को, जो 69 लाख सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे उनको दूध दिया जाएगा। देखो, दूध के क्षेत्र में 1 से 5 तक के जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रतिदिन 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। और 6 से लगा करके 8 तक के बच्चों को प्रति बच्चे 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। दूध एक ऐसा आहार है जो संपूर्ण आहार में गिना जाता है। इसकी काउंटिंग, इसमें विटामिन सी के अलावा भोजन के वो सारे तत्व होते हैं जो मानव शरीर को
आवश्यक होते हैं। विटामिन सी के अलावा इस प्रकार संपूर्ण पौष्टिकता का पर्याय होता है दूध। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो 2022-23 मुख्यमंत्री ने एक भावी बालकों के कल्याण के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रारंभ की थी। देखो, बजट में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बजट का हिस्सा है और इसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022-23 के बजट में पेश की थी। टोटल बच्चे कितने? 69 लाख। कितने? 1 से 5 तक बच्चों को कितना दिया जाएगा? 150 मिलीलीटर दिया जाएगा। 6 से 8 तक के बच्चों को कितना दिया जाएगा? 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। इस प्रकार, और ये सप्ताह में कितने दिन देंगे? ये सप्ताह में 2 दिन देंगे। वो दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। एक तो मंगलवार होगा और दूसरा होगा शुक्रवार। मंगलवार और शुक्रवार के दिन में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, और वो मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 69 लाख। कितने से कितने? 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर बच्चों को, प्रति बच्चे 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रति बच्चे 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये दूध की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन इसमें से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब बात आ गई दूध की, तो भारत में श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन थे, उन्होंने श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया था और दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व में दूसरा स्थान यूएसए का है। विश्व में तीसरा स्थान दूध उत्पादन में चीन का है। चीन का है। विश्व 294 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। यदि विश्व में जितना दूध है उस दूध की उपलब्धता कह दी जाए तो विश्व में 7 अरब लोगों को प्रति एक व्यक्ति 294 ग्राम दूध है। 294 ग्राम यानी 294 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है। लेकिन भारत में दूध उपलब्धता, भारत में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है, यानी 100 ग्राम ज्यादा है। विश्व के दूध उपलब्धता के बजाय भारत में दूध उपलब्धता ज्यादा है। यदि राजस्थान में दूध उपलब्धता आ जाए तो 870 ग्राम प्रति व्यक्ति है। राजस्थान दूध उपलब्धता 870 ग्राम है। विश्व में सर्वाधिक दूध भारत उपलब्ध कराता है विश्व को। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दूसरा दूध उत्पादन में यूएस है और तीसरा चीन है। भारत में सर्वाधिक दूध यूपी उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक दूध यूपी उत्पादन करता है। भारत में दूसरा दूध उत्पादन एमपी करता है। तीसरा स्थान दूध उत्पादन का राजस्थान का है। और भारत में जो दूध की उपलब्धता है, वो सर्वाधिक दूध जो उपलब्धता है भारत में, वो पंजाब राज्य की है। पंजाब राज्य में प्रति व्यक्ति 1181 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। दूसरे स्थान पर दूध उपलब्धता है वो है भारत में यूपी की, और ये है 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति। भारत में तीसरा दूध उपलब्धता राजस्थान की है और राजस्थान 870 ग्राम दूध उपलब्धता रखता है। इस प्रकार राजस्थान की दूध की उपलब्धता की मात्रा भारत में जो 394 दूध प्रति व्यक्ति ग्राम है, वो उससे कहीं अधिक है राजस्थान की दूध प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। भारत में सर्वाधिक दूध यूपी ही पैदा करता है, लेकिन एक यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार भारत में अधिकतर दूध फर्जी है, यूरिया वगैरह से बनाया जा रहा है। इस प्रकार डुप्लीकेट दूध बना करके मानव स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूध माफिया जगह जगह पनपे हुए हैं। घी आपका फर्जी बनाया जा रहा है। इस प्रकार भारत में जो ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, उसकी बात हमारे अखबार की सुर्खियों में जो बटोरी, एग्जाम न्यूज एनालिसिस के अंदर हमने पहली न्यूज का एनालिसिस किया, तो इसमें से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
कि इस प्रकार के पूछे गए हैं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो 870 ग्राम प्रति व्यक्ति। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कहाँ है, तो 1181 ग्राम प्रति व्यक्ति पंजाब राज्य की है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है, तो भारत उत्पादन करता है, दूसरा यूएसए करता है, तीसरा चीन करता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला पशु है, तो 35% दूध भारत में, भारत के कुल दूध का 35% दूध भैंस से प्राप्त किया जाता है, 26% दूध संकर गायों से पैदा किया जाता है और 10% दूध देसी गायों से पैदा किया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध भारतीय अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार देसी गायों का दूध 10%, यह सर्वाधिक शुद्ध दूध भारतीय मानते हैं। और भारत में भैंसों द्वारा जो सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है उसकी मात्रा कुल दूध की 35% है। 26% संकर गायों से, जैसे जो अमेरिकन गाय कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, होल्स्टाइन गाय हैं, तो इस प्रकार संकर गायों से 26% दूध उत्पादन किया जाता है। 10% दूध है वो देसी गायें उत्पादन करती है। इनके अलावा दूध है वो ऊंटनी का दूध। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक विवाद हुआ और उसमें खूब सारे पशुओं का धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय का दूध है, इसे पीलापन के कारण कहते हैं कि उसमें विटामिन सी भी है। तो इस प्रकार के दूध उत्पादन की मात्रा को लेकर के, जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है गाय के दूध में, तो इस प्रकार के दूध में जब विवाद हुआ तो हाईकोर्ट ने सारे दूध का लेबोरेटरी करवाई, तो यह सिद्ध हुआ कि बकरी का जो दूध है वो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ दूध कहा जाता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह रोगियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो राजस्थान है वो ऊंटनी के दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी है। बाकी बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध और भेड़ का दूध, इस प्रकार के दूध, बाकी बचे दूध की मात्रा उनके अंदर शामिल की जाती है। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भारत में, राजस्थान में टोटल दूध उत्पादन का 35% भैंस, 26% संकर गायें और 10% देसी गायों से उत्पादन किया जाता है। और यही राजस्थान के लगभग राजस्थान का आंकड़ा है। तो हमारा पहली न्यूज एग्जाम न्यूज एनालिसिस के तहत हो गया। हमारा दूसरा है कि विलुप्ति के दहलीज पर खड़े गोडाउन का खूब सूबे में बढ़ रहा है कुनबा, सूबा यानी प्रांत, राजस्थान राज्य में गोडाउन पक्षी के समाचार है और उसके बढ़ने के समाचार है। देखो गोडाउन पक्षी का जो उपनाम है, गोडाउन पक्षी का जो उपनाम है, इसे सोन चिड़िया भी कहते हैं, सोन चिड़िया भी कहते हैं, इसे हुकना भी कहा जाता है, इसे माल मोरडी भी कहा जाता है, इसे माल मोरडी, सोन चिड़िया, हुकना कहा जाता है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। गोडाउन पक्षी इस प्रकार हमारा यहाँ, ये जैसलमेर जिला है और जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के सम्मिलित रूप से नेशनल डेजर्ट पार्क स्थित है, जिसे डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी कहा जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहा जाता है। तो नेशनल जो राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी पाया जाता है और ये कुल राजस्थान का 98% जैसलमेर जिले में गोडाउन पक्षी पाया जाता है। गोडाउन पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में सर्वाधिक भारी पक्षी है और मेरी उड़ान मत रोको, इसके नाम से एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। 2018 के अंदर केंद्रीय सरकार, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसको लेकर के जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कन्वर्जेशन बिल्डिंग सेंटर इसी डीएनपी में, डेजर्ट नेशनल पार्क में खोला गया था, स्थापित किया गया था। और वर्तमान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे हैं, जो 2 वर्ग किलोमीटर में दूसरा डेजर्ट सेंटर के अंतर्गत ही रामदेवरा में खोला गया और वर्तमान में इन चूजों को रामदेवरा में रखा गया है। रामदेवरा ब्रीडिंग जो सेंटर है वो 2 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और 2 वर्ग किलोमीटर में ये 25 से 30 चूजों को रख सकता है।
गोडाउन पक्षी एक साल में एक ही बार अंडा देते हैं और वो घोंसला नहीं बनाता है, वो सेवण घास के ऊपर अपना अंडा सहता है और उसे लंबे समय तक सह करके उसमें से चूजा निकलता है और उस चूजे के द्वारा गोडाउन पक्षी है वो अपना विकास करता है। इस प्रकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोन चिड़िया, हुकना, मालमोरडी कहा जाता है। खूब बार जैसे राजस्थान के कांस्टेबल में पूछा गया है कि गोडाउन पक्षी का इनका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जब वैज्ञानिक की नाम की आती है तो इसका नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन पक्षी पर 1980 में 1980 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया। 1980 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया गोडाउन पक्षी पर। वर्तमान में ऐसा भी पूछा जाता है कि सूदासेरी, गजई माता, रामदेवरा निम्न में से स्थल कौन से पक्षी के लिए जाने जाते हैं, तो सूदासेरी, गजई माता ये गोडाउन पक्षी के लिए जाने जाते हैं। तीन स्थल है, गांव है सूदासेरी, दूसरा है गजई माता और तीसरा है रामदेवरा। रामदेवरा इसका ब्रीडिंग सेंटर है, गोडाउन पक्षी का ब्रीडिंग सेंटर है, इसलिए यह सुर्खियां बटोरता है, ब्रीडिंग सेंटर है गोडाउन पक्षी का। तो ये आरएस से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि सूदासेरी, गजई माता, रामदेवरा निम्न में से कौन से जीव के लिए जाना जाता है, तो ये गोडाउन पक्षी के लिए जाना जाएगा। इस प्रकार डीएनपी के अंदर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके अलावा जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अंदर ये जैसलमेर जिला, ये बाड़मेर जिला, टोटल ये 3162 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य जो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 हमारे टाइगर रिजर्व सेंटर है, उनमें से 14 कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है, तो उनमें से सबसे बड़ा है वो 3162 डीएनपी है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 वर्ग किलोमीटर ये बाड़मेर में फैला है। राजस्थान भारत का 98% गोडाउन पक्षी रखता है। यहां राजस्थान के अंदर कुल भारत के गोडाउन पक्षी का 98% राजस्थान में है और 98 राजस्थान का 98% डीएनपी में स्थित है। यानी दूसरे राजस्थान के दूसरे पार्ट में केवल 2% गोडाउन है। जो 2% गोडाउन अन्य भागों में है वो है, एक यहां स्थान पड़ता है सौकलिया अजमेर, और एक स्थान पड़ता है बारा में सोरसैन। चंबल नदी की एक लिफ्ट परियोजना है, सोरसैन लिफ्ट परियोजना, वो इस गोडाउन पक्षी और यहां जो संरक्षित क्षेत्र स्थित है उसमें जलापूर्ति करती है। तो डीएनपी 1, सौकलिया अजमेर 2 और सोरसैन 3 ये राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षित क्षेत्र कहे जाते हैं। कुल वर्तमान में जो गोडाउन उपलब्ध है उनकी संख्या 150 बताई जाती है। वर्तमान में विश्व में 150 गोडाउन पक्षी मौजूद है। जनगणना के अनुसार 2018 की जो गणना हुई, पक्षी गणना हुई, उन पक्षी गणना के अंदर इनकी संख्या 150 निर्धारित की गई कि गोडाउन पक्षी वर्तमान में जीवित संख्या की दृष्टि से 150 है। तो हमारा जो अखबार का ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस है उसके अनुसार विलुप्ति के दहलीज पर खड़े गोडाउन का सूबे में बढ़ रहा है कुनबा, की राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन पूछा जा सकता है। गोडाउन के अन्य नाम है सोन चिड़िया, हुकना, मालमोरडी
पूछा जा सकता है। राजस्थान में कुल कितने गोडाउन पाए जाते हैं? 150 गोडाउन। राजस्थान कुल भारत के कितने गोडाउन पक्षी रखता है? तो 98% रखता है। सर्वाधिक गोडाउन कहां पाए जाते हैं? तो डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 2018 के अंदर भारतीय वन्य जीव संस्थान केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से कहां जो है ब्रीडिंग सेंटर, यानी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, ये कहां खोला गया? पूछा जा सकता है। सौंकलिया किस लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी के लिए। पूछा जा सकता है। सोरसेन किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा जा सकता है। डीएनपी का कुल वर्ग क्षेत्रफल कितना है? पूछा जा सकता है 3162। कौन से 2 जिलों में स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। पूछा जा सकता है। इसमें जो जीवाश्म पार्क है, जो प्राचीन ऐसे जलीय पौधे जो समुद्र में उगते हैं, उनका कई लाख वर्ष पहले के जो जीवाश्म है इसी डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे अखबार बेस्ट पर आते हैं और अखबार को आधार बना करके, न्यूज़पेपर को आधार बना करके हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम बेस्ड न्यूज है, वो है कि भारत इंग्लैंड के पास आखिरी मौका, जीते तो फाइनल नहीं तो वापसी। ये वर्ल्ड कप 2020 की बात की गई है। वर्ल्ड कप 2020 की बात की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 मैच हो रहे हैं। आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है और 2020 का वर्ल्ड कप हो रहा है। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था। 2007 में जब शुरू हुआ तो उसका भारत विजेता रहा था। वर्तमान में आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2020 वर्ल्ड कप, यह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में हुआ तब ये हुआ था सिडनी में। सिडनी के बाद में मेलबोर्न, फिर ऑस्ट्रेलिया का शहर है कैनबरा, न्यूकैसल, यहाँ स्पेंसर की खाड़ी पे एक शहर है एडिलेड, और यहाँ पड़ता है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ। ये इस प्रकार पर्थ, होबार्ट, एडिलेड, न्यूकैसल, कैनबरा, मेलबोर्न और सिडनी, इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और महाद्वीप का एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये विश्व के नगरीकृत देशों में से एक है ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। और हमारी न्यूज है कि ये कहती है कि सेमीफाइनल में जो 4 टीमें जा चुकी है, सेमीफाइनल में 4 टीमें गई है। एक तो गई है पाक प्लस न्यूजीलैंड। पाक और न्यूजीलैंड के मध्य मेलबोर्न में जो सेमीफाइनल हो चुका है, इसमें पाक ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया है। और वर्तमान में ये सुर्खियां बटोरी है कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा है कि 92 में हमने आपको मेलबोर्न में धूल चटाई थी, और ये 2022 है, यानी 92 2022 अंकों में कोई फर्क नहीं है और हम आपको धूल चटाएंगे। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को चेतावनी दी है। देखते हैं खेल के मैदान के अखाड़े में कौन बाजी मारता है। और जब भारत और पाकिस्तान के मध्य फाइनल मैच होता है तो हमेशा सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि हम इसे अपनी देशभक्ति से, अपनी राष्ट्रभक्ति से लेते हैं। तो इस प्रकार पाक और न्यूजीलैंड के मध्य सेमीफाइनल मैच हो गया, उसमें पाकिस्तान जीता है। और गुरुवार के दिन भारत प्लस जो है इंग्लैंड के मध्य सेमीफाइनल मैच होगा, और ये जो होगा ये एडिलेड में होगा। इनमें से कौन जीतता है, ये इस प्रकार इनमें से जो जीतेगा वो पाकिस्तान फाइनल में ऑलरेडी जा चुका है, इनके मध्य मैच होगा और वो मेलबोर्न में होगा। इस प्रकार हम भूगोल का कुछ मैटर है वो स्टैटिक जीके के द्वारा अखबार की सुर्खियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार आरपीएससी की जो पेपर बेल्ट कमेटी होती है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की किस प्रकार की पेपर बेल्ट जो कमेटी होती है वो किस प्रकार सोचती है। अखबारों के बेस पे
करंट जीके के बेस पे करंट जीके को लेकर के किस प्रकार का आधार बनाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन की अप्रोच अखबार के माध्यम से लगती है, तो हमें उन क्वेश्चन को आधार बना करके चलना है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट अपनी न्यूज है उसको आधार बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 1962 के बाद से कोई गत चैंपियन दोबारा खिताब का बचाव नहीं कर सका। फीफा विश्व कप, विश्व कप चल रहा है, फीफा विश्व कप। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी ये फीफा विश्व कप किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है और अभी फुटबॉल से फीफा विश्व कप 2022 है, वो कहां हो रहा है, वो हो रहा है कतर में। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर की राजधानी दोहा है। इस प्रकार ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये हमारा फारस की खाड़ी और ये हमारा प्यारा सा इंडिया, ये पूर्व का मोती श्रीलंका जो भारत के एकदम दक्षिण में स्थित है। ये जो फारस की खाड़ी है, ये फारस को वर्तमान ईरान कहते हैं, ईरान। इस फारस की खाड़ी में यहां एक देश है, वो है कुवैत, और यहां एक देश है बहरीन, कतर विश्व के सबसे छोटे देशों में गिनती की जाती है। इसका क्षेत्रफल है वो एक द्वीप की भांति है और ये फारस की खाड़ी में चारों ओर से घिरा हुआ है और इधर ये सऊदी अरब से लगता है। तो इस प्रकार कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन इसने अपनी हैसियत से बाहर जाकर के, अपनी औकात से बाहर जाकर के फीफा विश्व कप आयोजित 2022 करवाया है और फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित करवाया था। जब कतर को आवंटित हुआ था तब भी ये सुर्खियां बटोरा था, क्योंकि ऐसा आरोप लगा था कि फीफा आयोजन समिति है जो फीफा विश्व कप करवाती है, उनको कतर ने कुछ भ्रष्टाचार किया, कतर देश ने, और कतर ने उनको रिश्वत देकर के अपने देश के लिए फीफा विश्व कप 2022 आवंटित करवाया था। तो वो कतर फारस की खाड़ी में स्थित है जहां फीफा विश्व कप हो रहा है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी और 1930 में जैसे ये हमारा, यदि इसको यहां वेनेजुएला, इस प्रकार बोलिविया, इक्वेडोर, पेरू, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना और यहां ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना। तो इस प्रकार उरुग्वे के अंदर सबसे पहले 1930 के अंदर फीफा विश्व कप हुआ था। इस 1930 के फीफा विश्व कप को उरुग्वे देश ने जीता था, उरुग्वे देश ने। वर्तमान जो फीफा विश्व कप हो रहा है ये 22वां विश्व कप है। फीफा विश्व कप 22वां है। 2022 के आधार पे अपन इसको याद रखेंगे कि ये 22वां विश्व कप है और ये हर 4 साल के बाद में, 1930 के बाद में ये हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। केवल 2 बार बीच में नहीं हुआ, 1942 में नहीं हुआ और 1946 में नहीं हुआ। 1942 और 46 में फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का कप है वो नहीं होने का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1942 और 1946, उसमें फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो 1930 के बाद में ये लगातार चल रहा है और अभी वर्तमान में 2022 का 22वां संस्करण है, वो कतर में आयोजित हो रहा है। अभी तक इसको किसी दूसरे ने नहीं जीता। कहते हैं कि इसे सर्वाधिक बार 5 बार ब्राजील ने जीत रखा है। ब्राजील ने इसे 5 बार जीत चुका है। इटली इसे 4 बार जीत चुका है और जो गत चैंपियन है 2018 का जो चैंपियन है वो था फ्रांस। 2018 का फ्रांस चैंपियन था और फीफा विश्व कप जो है 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था। फीफा विश्व कप नवंबर अक्टूबर में आयोजित हो रहा है और 1930 से लगातार हो रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन फीफा विश्व कप से
पूछा जा सकता है और ये कतर में आयोजित हो रहा है। तो एग्जाम बेस्ड जो न्यूज एनालिसिस है, इस प्रकार जो छोटी सी न्यूज है लेकिन घाव गंभीर करती है, क्योंकि ये एग्जाम में सुर्खियां बटोरती है। इसके अलावा अगली हमारी जो न्यूज बनी है वो है कि विकास की राह देखते चाचाकोटा के टापू। ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में ये जो न्यूज बनी है, यहां है विंध्याचल पर्वतमाला, यहां से एक नदी है जो मैद झील से निकलती है और ऐसे यू के उल्टे यू के भांति बहती है, और राजस्थान में ये बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से। फिर ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर की सीमा बनाती है। यहां पड़ता है ये डूंगरपुर, और यहां पड़ता है ये बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। इस पर 3 बांध स्थित है। पहले बांध है माई बजाज सागर बांध। माई बजाज सागर बांध लोहारिया बोरखेड़ा में स्थापित किया गया, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माई बजाज सागर बांध। ये उल्टे यू आकार से बहती है और करक रेखा को 2 बार काटती है, करक रेखा को 2 बार काटती है। ये जैसा हमारा ग्लोब और ये भूमध्य रेखा, ये करक रेखा और ये मकर रेखा। इस करक रेखा को ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है, उत्तरी अक्षांश है, इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। करक रेखा को 2 बार काटती है और वो हमारी नदी है माई। विश्व के अंदर जैसे यहां ऐसे अपन लें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नाइजर नदी है, नाइजीरिया देश में। नाइजर नदी भी करक रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी में पाम ऑयल ढोया जाता है, इसलिए उसे तेल नदी कहा जाता है। विश्व में एक यहां कांगो में नदी बहती है जो कांगो नदी कहलाती है, जायरे नदी कहलाती है। कांगो नदी विश्व में कांगो नदी 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। विषुवत रेखा को जो 0 डिग्री है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, और ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। इस प्रकार एक नदी है यहां, यदि अफ्रीका महाद्वीप ऐसे किया जाए तो एक नदी है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार उल्टे यू आकार में बहने वाली माई नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। मैद झील बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, जो मैद झील से निकलती है, खांदू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। 3 बांध है। पहला है माई बजाज सागर बांध, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरा बांध है वो बांध है बांसवाड़ा के अंदर ही, ये भी बांसवाड़ा में, और कागदी पिकअप बांध है। और तीसरा बांध है वो है गुजरात में, और उस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध का कैचमेंट एरिया जो पड़ता है वो डूंगरपुर में भी पड़ता है। ये कडाना बांध गुजरात में पड़ता है, गुजरात का बांध है। इस प्रकार इस पर 3 बांध स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर छोटे मोटे 56 नदी नालों के समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। माई नदी के मैदान को बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। इसकी सोम, जाकम, इरू, हरण, दर, अन्ना, चाप, मोरेन माई की सहायक नदी है। माई नदी गुजरात में बहते हुए जो खंबात की खाड़ी में जाकर के, खंबात की खाड़ी की उप खाड़ी है केम्बे की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी के द्वारा ये खंबात की खाड़ी के द्वारा ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। इस प्रकार माई नदी के जो कैचमेंट एरिया है उसमें खूब सारे द्वीप स्थित है, और उन द्वीपों में एक प्रसिद्ध द्वीप है चाचाकोटा। तो चाचाकोटा के टापू को 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी, और 1000 करोड़ रुपए इस वागड़ क्षेत्र के लिए घोषित किया गया था। इसमें वागड़ सर्किट बनाने के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा को
ऐतिहासिक दृष्टि से वागड़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है और इस वागड़ क्षेत्र को वागड़ सर्किट बनाने की घोषणा जो है वो बजट में की गई थी और बजट में यह कहा गया था कि चाचाकोटा के टापू है, इसलिए बांसवाड़ा के अंदर खूब सारे टापू है, छोटे मोटे 100 टापू होने के कारण बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा के 56 ग्राम समूह होने के कारण 56 का मैदान इसे कहा जाता है और माई नदी के प्रतापगढ़ के किनारे को कांठल कहा जाता है। इस प्रकार जो हमारा विकास की राह देखते चाचाकोटा के टापू से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का हिस्सा है और आईआर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और इसके अंदर यह बताया गया है कि फ्रांस के वायुसेना प्रमुख ने पहली बार उड़ाया हमारा सुकोई विमान भारत ने रूस से खरीदा था, रूस से, और फ्रांस से जो खरीदा उसका नाम था राफेल और भारत ने खुद ने जो फाइटर बनाया फाइटर जेट उसका नाम है तेजस भारत का स्वदेशी फाइटर प्लेन है, स्वदेशी फाइटर प्लेन है। फ्रांस का राफेल है और रूस का सुकोई है। इस सुकोई को फ्रांस के जनरल स्टीफन ने उड़ाया था। अभी हाल ही भारत और फ्रांस के बीच में ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी और ये भारत, और इस प्रकार यहाँ पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, ये फ्रांस है। फ्रांस जिसकी राजधानी स्पेन है, पेरिस है और पेरिस राफेल टावर के लिए जाना जाता है। पेरिस सूरा और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। पेरिस विश्व में सबसे ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है। पेरिस विश्व के सबसे साफ सुथरे और स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। फैशन की राजधानी विश्व की पेरिस कही जाती है, वो फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस और भारत के मध्य टोटल 7वां युद्धाभ्यास हो रहा है। ये जो युद्धाभ्यास है वो टोटल 7वां युद्धाभ्यास है। इससे पूर्व 6 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हो रखा है। भारत और फ्रांस के मध्य 6 युद्धाभ्यास हो रखा है और 7वां युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास का नाम गरुड़ है, गरुड़ युद्धाभ्यास कहलाता है। गरुड़ युद्धाभ्यास वायु सैनिक युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच वायु सैनिक युद्धाभ्यास है और ये वर्तमान में जहां युद्धाभ्यास हो रहा है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरबेस है और वो एयरबेस है जोधपुर एयरबेस। जोधपुर एयरबेस इससे पहले 2014 में भी गरुड़ युद्धाभ्यास हुआ था और उस समय राफेल की डील जो हमने फ्रांस से खरीदे राफेल, और राफेल वो फाइटर जेट है जो बिना थके, बिना ठहरे, बिना कहीं उसको नीचे उतारे लंबी यात्रा की जा सकती है और इसको हवा के अंदर रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। इसमें ईंधन भरने की क्षमता है कि राफेल जब चलता है, राफेल, सुकोई और तेजस को तीनों को बराबर करके या किसी भी जेट फाइटर जेट के बराबर दूसरे टैंकर प्लेन को ला करके, जो टैंकर प्लेन होता है उसकी आकृति और उसका जो तकनीकी होती है वो अलग होती है और फाइटर जेट की तकनीकी अलग होती है। दोनों को एक ही स्पीड में बराबर बराबर उड़ाया जाता है। फिर बराबर बराबर उड़ाने के बाद टैंकर है, टैंकर प्लेन से एक प्रोब निकलती है और वो प्रोब आगे जो फाइटर जेट है उसके ड्रॉप में जाकर के फिट हो जाती है। ये चुंबकीय प्रेशर के द्वारा आपस में जुड़ती है और इन दोनों वाहनों के बीच में जो टैंकर प्लेन है और फाइटर प्लेन है उनके बीच में मिनिमम 100 फीट की दूरी रखी जाती है और बराबर दूरी रखी जाती है। इसमें जो चालक दल होता है वो उन चालक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यदि एक ही जैसे फाइटर जेट दोनों बराबर चल रहे हो तो उनमें हवा का दबाव एक अलग स्थिति पैदा कर सकता है, नीचे गिरा सकता है, ऊपर ले जा सकता है, आपस में टकरा सकता है।
तो इस प्रकार प्रोब के द्वारा, प्रोब जो खुल करके 100 मीटर के लगभग लंबी नली होती है जो ड्रॉग के माध्यम से जुड़ती है और दोनों के बीच में चुंबकीय प्रेशर द्वारा जोड़ी जाती है। इस प्रकार 15 मिनट तक दोनों एक ही स्पीड में बराबर उड़ते हैं और 15 मिनट में फ्यूल भर लिया जाता है। हमारे चिनूक जो हेलीकॉप्टर है अमेरिका से खरीदे गए, उनमें अमेरिका इस बात के लिए अपने जितने भी एयरबेस है विश्व के अंदर, अमेरिका बिना अपने फाइटर जेट को नीचे उतारे रिफिलिंग करने के लिए जाना जाता है और वो विश्व को बताना चाहता है कि हम बिना कहीं उसे धरती पर उतारे, एयरबेस पर उतारे, हम रिफिलिंग कर सकते हैं। तो हमारे भारत के द्वारा जो तेजस स्वदेशी फाइटर प्लेन है, इसके अंदर भी हवा के अंदर तेल भरने की सुविधा है। हवा के अंदर तेल भरने की सुविधा हो जाने के कारण टैंकर के अंदर तेल कम भरा जाता है, जिससे क्या है कि फाइटर जेट है वो गोला बारूद अधिक मात्रा में उठा करके उड़ सकता है और उसे तेल हवा में भर देने के कारण उसे नीचे बार बार उतारने की आवश्यकता नहीं होती है और उसकी उड़ान को लंबा किया जा सकता है। इसलिए हवा में तेल भरने का कर्तव्य और तकनीकी का कार्य फाइटर जेट के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार गरुड़ जो युद्धाभ्यास है वो 7वां गरुड़ युद्धाभ्यास जोधपुर एयरबेस पे हो रहा है और सुकोई विमान जो हमने रूस से खरीदा उसको चलाने का श्रेय जो फ्रांस के वायुसेना प्रमुख है जनरल स्टीफन ने चलाया था। और भारत के जो फ्रांस द्वारा हमने राफेल खरीदा था, राफेल फाइटर जेट को भारत के जो वायुसेना प्रमुख है वीआर चौधरी ने चलाया। इस प्रकार वीआर चौधरी ने इसका नेतृत्व किया राफेल का, जो हमने फ्रांस से खरीदा। और रसिया से हमने जो खरीदा सुकोई, और सुकोई को फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन ने चलाया। इस प्रकार 7वां गरुड़ा युद्धाभ्यास यदा कदा विशेषकर राजस्थान में जो हमारी महाजन फाइल रेंज है वो बीकानेर में स्थित है, जैसे चांदन फायरिंग फील्ड रेंज है उनके बारे में, महाजन फायर फील्ड रेंज के बारे में, और जोधपुर एयरबेस के बारे में और फलोदी एयरबेस के बारे में, इनमें जितने भी युद्धाभ्यास होता है वो युद्धाभ्यास राजस्थान की किसी भी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होता है। बजाय दूसरे युद्धाभ्यास की बजाय राजस्थान में होने वाले युद्धाभ्यास और उनकी संख्या कौन सा कितनवा चल रहा है फला अपने को याद करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रांस के वायुसेना प्रमुख के पहली बार उड़ाया हमारा सुकोई, ये इसने सुर्खियां बटोरी। इस प्रकार अगला हमारा जो है वो है भारत बाघों की तस्करी का गढ़, यानी बाघों के बारे में, टाइगर के बारे में न्यूज बनी है। भारत तस्करी के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत तस्करी के मामले में, बाघों के तस्करी के मामले में प्रथम स्थान पर है। बात है बाघ यानी टाइगर जो टिग्रिस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से बना है, जो पर्शियन भाषा से उधार लिया है। बाघ एक फुर्तीला जानवर होता है और जो खूब सारी ऐसी साइंस पत्रिका है जिन्होंने सर्वे करके ये सिद्ध किया है कि बाघ विश्व का पसंदीदा जानवरों में से एक है। एनिमल जो प्लेनेट पत्रिका है, एनिमल प्लेनेट के सर्वे में बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर बताया गया है। और बाघों के अंदर भी हमारे इंडिया का बंगाल टाइगर, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, ये विश्व के सबसे ज्यादा फोटो पर, मेन पत्रिका के पेज पर, टीवी में, विज्ञापन के में जो बाघ आता है वो हमारा बंगाल रॉयल टाइगर जिसे कहा जाता है। तो विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है बाघ। बाघों की शक्तिवर्धक दवा बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की दवा बनाने के लिए, इनके हड्डियों को विभिन्न प्रकार के काम में लेने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, चीन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इनमें इनका ज्यादा शिकार किया जाता है, इनमें ज्यादा तस्करी होती है। वहां के लोग इन जानवरों को पालतू भी बनाते हैं और वह कानून भी है कि वो पालतू बना करके इसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार बाघों की सर्वाधिक तस्करी, यानी बाघों की तस्करी का गढ़ है वो भारत है। सर्वाधिक तस्करी भारत में होती है और दूसरे स्थान पर चीन में होती है।
इनके नाखूनों का, इनकी हड्डियों का, इनके बालों का, इनकी खालों का, यहां तक बांधवगढ़ जो अपने मध्य प्रदेश में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, वहां के मुख्य वन्य जीव संरक्षक है, यहां तक दावा किया है कि आदिवासी महिलाओं को पेटीकोट बना करके पहना दिया जाता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे ले जा करके उस खाल का जो पेटीकोट होता है उसे वापस वो काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार आदिवासी महिलाएं इसे कपड़ों के रूप में भी पहन करके या अन्य प्रकार की महिलाएं कपड़ों में पहन करके भी इस प्रकार बाघों की खालों की तस्करी करते हैं, उस पर रंग पेंट कर दिया जाता है। तो बात आई बाघ की। भारत में जो वर्तमान में बाघ परियोजना है, 55 बाघ परियोजना भारत में हो चुकी है और सब गुरु घासीदास बाघ परियोजना जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास बाघ परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भारत की अंतिम बाघ परियोजना जो घोषित हुई थी वो है। बाघ संरक्षण, बाघों के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण कानून जो बना था, बाघ संरक्षण कानून, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। 1 अप्रैल 1973 को 9 कंजर्वेशन जो सेंटर है, जो संरक्षित क्षेत्र है, जो अभ्यारण्य है, 9 अभ्यारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। जो 1973 में जो बाघ टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, यूके में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में भारत की पहली बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रारंभ की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1937 में इसे मैल्कॉम हेली के नाम पे हेली नेशनल पार्क किया गया। इसे हेली नेशनल पार्क किया गया 1937 में। आजादी के बाद 1947 में आजादी के बाद इसे, जहां से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा के नाम पे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1956 के बाद इसका नाम महान शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। देखो, जब बात आती है राजस्थान की, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो 4 क्षेत्र है, एक है रणथंभौर, और रणथंभौर पड़ता है हमारे सवाई माधोपुर में। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है वो है सरिस्का में। यह राजस्थान की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट है जो 1978-79 में स्टार्ट की गई थी। ये 78-79 में स्टार्ट की गई। ये जो स्टार्ट की गई थी ये 1973 और 74 में स्टार्ट की गई थी रणथंभौर के बाद में तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है, एक महान शिकारी थे, राजा थे, वन्य जीव प्रेमी थे, मुकुंद सिंह के नाम पे मुकुंदरा नेशनल पार्क में स्टार्ट की गई। मुकुंदरा नेशनल पार्क में स्टार्ट की गई 2013 में। और हाल ही जो लेटेस्ट जो रामगढ़ विषधारी लेटेस्ट स्टार्ट की गई वो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क स्थापित किया गया। और रामगढ़ नेशनल विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान की सबसे अंतिम और भारत की वर्तमान में घोषित सबसे अंतिम रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क है। और इस प्रकार राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए, 4 बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। जो हमारा जो टाइगर रिजर्व है, इन चारों के कारण राजस्थान भारत के उन 9 राज्यों में शामिल हो गया जहां 100 से अधिक टाइगर है।
100 से अधिक टाइगर है। भारत विश्व के 70% टाइगर रखता है। 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं और भारत के अंदर सर्वाधिक टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। एमपी भारत के 1/3 टाइगर रखता है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखो नेक्स्ट अपन न्यूज पढ़ते हैं। टाइगर स्टेट कहा जाता है, जैसे हमारा ये इंडिया है। इंडिया की पहली हमने कह दिया कि जो नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहां पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश से, पूर्वोत्तर भारत में यहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की एक टाइगर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नामदफा जो टाइगर प्रोजेक्ट है नेशनल पार्क वाला। ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये भारत का ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थित टाइगर प्रोजेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा टाइगर प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट है सबसे ऊंचा, उसका नाम है नामदफा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो पड़ता है वो पेंच पड़ता है। पेंच महाराष्ट्र में स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पेंच है, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर है, सबसे ऊंचा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और सबसे दक्षिणी जो है वो मुंदथुराई है। यहां इसे मुंदनथुराई कहा जाता है। कालकड मुंदनथुराई है वो तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम कालकड मुंदनथुराई भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सबसे ऊंचा है वो नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो नागार्जुन सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो पेंच महाराष्ट्र में। भारत का सबसे पहला है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम 1937 में मेलकम हेली के नाम पे इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। फिर उसे आजादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और बाद में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस प्रकार 2006 के अंदर जो टाइगर निदेशालय को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA में बदल दिया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में बदल दिया गया और भारत में 1973 में जो बाघ संरक्षण परियोजना शुरू हुई, इस बाघ संरक्षण परियोजना है, इसका नेतृत्व हमारे राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले कैलाश सांकला ने किया था। इसलिए कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। और इन्होंने रणथंबोर जो हमारा बाघ संरक्षित क्षेत्र है, रणथंबोर हमारा नेशनल पार्क है, उसके अंदर रणथंबोर में इन्होंने कमान संभाली थी। कैलाश सांकला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखो हमारा जो भारत बाघों की तस्करी का गढ़ बना, भारत तस्करी के मामले में प्रथम, चीन दूसरे स्थान पर। वर्तमान की जो अखबारों की सुर्खियां हैं और राजस्थान से निकलने वाले लगभग सभी अखबारों में 2 से 3 न्यूज अलग अलग दृष्टि से यहां से दी गई है। भारत में बाघों की तस्करी का गढ़ और भारतीय प्रथम स्थान पर। इससे पहले जो हमारी न्यूज थी गोडावण पक्षी से संबंधित, उस गोडावण पक्षी के एक कॉलम में साइड में यहां बाघों के लिए भी और साइड में दे रखा था कि सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ में रणथंबोर अभ्यारण्य आए
और रणथंभौर अभ्यारण्य का पूरा वो रोमांचित हो उठे वहां के बाघों को देख करके। तो बाघों से संबंधित वहां भी न्यूज दे रखी थी। और एक साइड में ये भी बता रखा था कि भारत राजस्थान कुल वन क्षेत्र का 32,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में स्थित है, जो कुल वनों का 4.23% क्षेत्रफल राजस्थान रखता है। तो इस प्रकार की जो न्यूज दी है, और इसमें जो रणथंभौर के बाघों का जो प्लान बताया गया कि सरिस्का के अंदर स्थापित किया गया, हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे उठा करके और रणथंभौर से जो सरिस्का में छोड़ा गया। इस प्रकार बाघ स्थानांतरण का, बाघ ट्रांसफर का पहला उदाहरण राजस्थान में, विश्व में बाघ स्थानांतरण का पहला उदाहरण राजस्थान में मिलता है, और वो मिलता है सरिस्का अभ्यारण्य में। और ये रणथंभौर से उठा करके सरिस्का में डाला गया। अब तक 10 बाघों का स्थानांतरण एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में किया जा चुका है। और रणथंभौर जो बाघ अभ्यारण्य है, उसके अंदर जो मछली नाम की बाघिन थी, उनके सर्वाधिक फोटो विश्व में वायरल होने वाले फोटोओं में से एक थी, पिक्चर में से एक थी, चित्रों में से एक थी। तो उसका भी इस प्रकार का दिया गया है। अगली हमारी न्यूज है कपिल सरोवर में आज तक की लगाई डुबकी। ये मेलों मगरिया की न्यूज है। और इस प्रकार जो कपिल सरोवर में आस्था की लगाई डुबकी, और ये एक पृष्ठ पे राजस्थान के लोकल अखबारों के अंदर छाई जाने वाली न्यूज है। और इस न्यूज में क्या क्या है देखते हैं। देखो, इस न्यूज में ये दे रखा है कि ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान का एक जिला है बीकानेर जिला। बीकानेर के पश्चिम में एक सरोवर है कपिल सरोवर। ये राजस्थान के मीठे पानी की झील है कपिल सरोवर। और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कपिल ने करवाया था, मुनि कपिल ने करवाया था। मुनि कपिल है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन है वो ज्ञान पर जोर देता है, ज्ञान योग पर जोर देता है सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कपिल मुनि ने अपनी माता के उद्धार के लिए, कहते हैं कि पाताल लोक से गंगा लाई थी, इसलिए माता के उद्धार के लिए कपिल सरोवर का निर्माण करवाया। कपिल सरोवर का निर्माण कराया। इस कपिल सरोवर के में घाटों की संख्या है वो 52 घाट है। इन 52 घाटों पर ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख 2,50,000 वर्तमान में कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीपदान करने की व्यवस्था है। दीपदान किया गया। दीपक के अंदर घी या तेल से दीपक जला करके जो है कपिल सरोवर में छोड़े जाते हैं। तो दीपदान के 2.5 लाख लोगों ने दीपदान किया। और 52 घाट है। राजस्थान की पुष्कर झील के अंदर भी 52 घाट है, और कपिल सरोवर में भी 52 घाट है। इस घाटों के पास में 12 शिवलिंग वाला एक शिवालय भी स्थित है। कहते हैं कि कपिल मुनि ने कभी यहाँ तपस्या की थी। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन है वो राजस्थान के प्राचीन दर्शनों में से एक है। कपिल सरोवर को पश्चिमी राजस्थान का जो इसे चिलोचिस्तान का मरु उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि ये झुरमिट से वृक्षों से घिरा हुआ स्थान है कपिल सरोवर। अब देखो, कपिल सरोवर में जो मेला मगरियों की न्यूज है उसमें यह भी दिया है कि इसी के पास में एक न्यूज है कि बीकानेर में एक मंदिर है करणी माता का मंदिर। करणी माता के मंदिर में इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन 37 कोस की यानी 37 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। ओरण की परिक्रमा, ओरण जो जंगल है उसकी परिक्रमा लगती है। इसी ओरण के अंदर मां करणी, जग जननी, जगदम्बा और तनोट राय, इस प्रकार उनके अवतार कही जाने वाली मां करणी का कर्मस्थली क्षेत्र रहा है यह ओरण। इस ओरण के चारों ओर जो एक फेरी लगाई जाती है, इसे कहते हैं 37 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। और ये 37 किलोमीटर की परिक्रमा है, और आम चाल की भाषा में इसे 12 कोस की परिक्रमा कहा जाता है। 12 कोस की परिक्रमा कहा जाता है। इसका संबंध भी, इस परिक्रमा का संबंध भी कपिल सरोवर से जुड़ा हुआ है। ऐसी कथा है कि इसकी मां करणी की बहन थी गंगा, और मां करणी के कोई पुत्र नहीं था। मां करणी ने गंगा से
एक बेटा गोद लिया था, उसका नाम था लखन। लखन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो डूब करके उसकी वो है मौत हो गई, देहांत हो गया। जब वो देवलोक गमन कर गए तो मां कर्णी ने यमराज से कहा कि मेरे बेटे को पुनः लौटाओ। कहते हैं कि यमराज ने नहीं लौटाया तो मां कर्णी ने, जो एक ऋषि मुनि योद्धा के रूप में थी, उन्होंने यमराज से भयंकर युद्ध किया और यमराज से लड़ करके अपने पुत्र लखन को वापस ले आई। और ये यमराज को कहा कि आज के बाद मेरे जो वंशज है देपावत, वो किसी भी हालात में वो यमलोक में नहीं आएंगे। इसलिए चारण जाति के लोग हैं वो कपिल सरोवर में अपना स्नान करना वर्जित मानते हैं और वो कभी वहां जाते भी नहीं हैं। इस प्रकार करणी माता के परिक्रमा के रूप में जो न्यूज हमारी कपिल सरोवर से जुड़ी है, मां करणी माता दो गढ़ों की, दो साम्राज्यों की जननी कही जाती है। जोधपुर के राव जोधा भी मां करणी के आशीर्वाद से जोधपुर बसा पाए और बीकानेर के राव बीका भी मां करणी के आशीर्वाद से बीकानेर बसा पाए। तो इस प्रकार की मां करणी से संबंधित जो न्यूज है वो हमारे अखबार की सुर्खियां बटोरी। तो इस प्रकार अखबार के बेस पर अखबार की सुर्खियां बटोरने वाला जो हमारे समाचार है, मैंने जितने भी आपको बताए, जो एग्जाम न्यूज एनालिसिस है, ये प्रोग्राम हमारा सुबह 7:15 के आस और 7:15 और 8:15 के मध्य हमारा जारी होगा, एग्जाम न्यूज एनालिसिस। और इस प्रकार एग्जाम न्यूज एनालिसिस में हम वो सारी खबरें बताएंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम का हिस्सा बनेगी। डीडी न्यूज, लोकसभा, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, बीबीसी, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, वाशिंगटन टाइम्स, उन जो अखबारों का सार है, उन अखबारों का सार लेकर के हम एग्जाम न्यूज एनालिसिस का हमारा डेली मॉर्निंग सेशन चलाएंगे। उसमें अपन यही विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाली न्यूज है वो हमारे एग्जाम का हिस्सा बनती है। जय हिंद, जय भारत।